नमस्ते बेटा जी। आज हम ब्लैक होल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ब्लैक होल यानी शामविवर, जो हम सब के लिए एक रहस्य है। आज इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले दुनिया को जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थे जॉन मिशेल। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमसे इसके बारे में खोजबीन की। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसके पार रोशनी, प्रकाश भी नहीं जा सकता और अंतरिक्ष में उसके आसपास आने वाली हर चीज को ब्लैक होल निगल लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने करीब जाते हैं उतना समय का प्रभाव कम हो जाता है और ब्लैक होल के घेरे के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखता। तो चलो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल अत्यंत घनत्व व द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को कॉम्प्रेस करके छोटी कर दे तो उसके द्रव्यमान और घनत्व से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का जाना भी संभव नहीं होगा और वो चीज ब्लैक होल कहलाएगी। यदि हमारी पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कॉम्प्रेस करके 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो ब्लैक होल बन जाएगी। सूर्य को भी अगर कॉम्प्रेस करके छोटे से मटर के दाने बराबर कर दिया जाए तो वो भी ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल में द्रव्यमान के कंपैरिजन में घनत्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य संकुचित नहीं हो सकते क्योंकि ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है और ना ही सूर्य का। यह एक कल्पना ही है बस। लेकिन हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो तो वो अपनी इस विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर तारों के बनते हैं। आइए अब ब्लैक होल की रचना से पहले तारे कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड में उपस्थित धूल और बादलों से होता है। ब्रह्मांड में धूल और गैस से बने बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और 25% हीलियम होता है और कम मात्रा में कुछ और भारी तत्व भी पाए जाते हैं। जब धूल और गैस के बादलों में यानी निहारिकाओं में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय यह बादल अपने अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है और उसके अंदर ताप का बढ़ जाना होता है। ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और वे हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और गति तथा संकुचन के कारण वे एकजुट होकर गोल या लगभग गोल के समान आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और
इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं। नाभिकीय ताप संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही उसका गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके 1.4 गुना सूर्य के द्रव्यमान वाले तारे, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को संभाल नहीं पाते, ऐसे तारों के अंदर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारों का कुछ घनत्व वाला भाग या अवशेष बचता है तो वो अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों पर अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित या कंप्रेस होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित क्रांति सीमा या क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है और इस प्रकार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है। ऐसे अपने में भी स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वो अदृश्य हो जाता है और यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिसे हम ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है जिसे हम सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश और कोई भी वस्तु नहीं जा सकती, जहां पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं दिखता। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल के क्षितिज से दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी अत्यंत मंद गति में और धीमी हो जाएगी और वहां का समय बहुत ही धीमी गति से चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विविध जगहों पे अलग अलग गति में है। मतलब कि पृथ्वी पे समय चल रहा है, ब्रह्मांड में ही दूर उससे तेज या उससे धीमा समय चल रहा होगा। इसे टाइम डिल्यूजन कहते हैं। ब्लैक होल की क्षितिज में आकर उसके अंदर गिरने वाली कोई भी वस्तु के अणु बिखर जाएंगे और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी और वो ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात स्थान पर चली जाएगी, जिसके बारे में अब तक भौतिक विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाए। ब्लैक होल के प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं ब्लैक होल के। अब हम एक एक करके उसको देखेंगे। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल होते हैं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण पहचान में आते हैं। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अतः ब्लैक होल बन जाता है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व अपार होता है और जो बहुत ही विराट होते हैं, ऐसे ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल या बहुत बड़े कृष्ण विवर कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना ज्यादा होता है। हमारी गैलेक्सी में एक मिल्की वे
के मध्य में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन से नहीं होता परंतु अपने केंद्र के पदार्थों के ताप के संपीड़ित होने के कारण होता है। उसे हम प्रिमोर्डियल और स्मॉल ब्लैक होल्स भी कह सकते हैं। इन लघु ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुआ होगा। भौतिकीय वैज्ञानिकों ने उनमें से एक है जो स्टीफन हॉकिंग्स, उनका कहना है कि हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हम में से कईयों को यह प्रश्न भी आता होगा कि ब्लैक होल प्रकाश को सोख कैसे लेता है और जिसके कारण वो ब्रह्मांड में अदृश्य मालूम होते हैं। तो आखिरकार वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? मिशेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में तो अंधेरा होता है लेकिन उसके आसपास की चीजें उस अंधेरों के तरफ खींची चली जाती हैं और गायब हो जाती हैं। कभी-कभी तो ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए मालूम होते हैं जिसके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा होता है। इस अवस्था में वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति मालूम होती है। कभी-कभी तो ब्लैक होल किसी दृश्य तारामंडल या गैलेक्सी के पदार्थों को अपनी ओर खींचता हुआ और निगलता हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था में ब्लैक होल की स्पष्ट रूप में पुष्टि हो जाती है। अब हम ब्लैक होल के कुछ और रोचक तथ्यों को संक्षिप्त में जान लेते हैं। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं होते हैं। वो तो किसी मरे हुए तारों के अवशेष मात्र होते हैं। करोड़ों अरबों साल गुजरने के बाद किसी तारे का अंत होता है और वो ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर याद रहे, सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। कुछ तारों के अंत के बाद उनकी अवस्थाओं में गति होती है। ब्लैक होल अपने आसपास आने वाले किसी भी अवकाशीय पिंड को नहीं छोड़ता। वह ग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, किसी तारों को या पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने ओर खींचकर निगल सकता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली किसी वस्तु को ही खींचेगा। उसकी गुरुत्वीय घेरे के बाहर की कोई वस्तु उसमें नहीं जा सकती। ब्लैक होल के बारे में तो मिशेल के समय से ही कहा और लिखा जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल था सिग्नस X1। इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि 1972 में की गई। साउथ यूरोपियन वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर ले रखा है। कल्पना कर सकते हैं कि कितना द्रव्यमान ब्लैक होल स्वयं में समा ले सकता है।
वैज्ञानिकों ने अब तक ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है और उसकी खोज की अनुसंधान में कई सारे प्रयोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उत्तरित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके आधार पर ही अभी एस्ट्रोफिजिक्स यानी इस खगोलिक विज्ञान पे रिसर्च शुरू है। तो उनमें से कुछ बिंदु पे बेटा जी आप सब सोच सकते हैं ना। कई वैज्ञानिक इस पे विचार कर रहे हैं कि मैटर का अस्तित्व नहीं होगा, ये कैसे है। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने गणितीय विधि से या अभी और कोई विज्ञान की भाषा में समझने का या समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं और किया है ना। स्पेस में कर्वेचर कैसे होता है, स्पेस में विकृति होती है और विकृति मतलब क्या। तीसरा प्रश्न उभर के आता है कि प्रकाश किरणें और प्रकाश का खींचना क्या है। तो पहले तो प्रकाश को समझना ही बहुत आवश्यक लगता है, उसके बाद में प्रकाश किरणें और प्रकाश किरणों का खींचना क्या है या महज ये है कल्पना है, इस पे हम सोच सकते हैं। काल और स्पेस का अस्तित्व न होना ये क्या है ना। जिसे हम काल कहते हैं, जिसे हम स्पेस कहते हैं, वो क्या है और उसका अस्तित्व होना या न होना इसका मतलब क्या है। इस पे सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक अभी विचार कर रहे हैं और जो भी इसके ऊपर विचार कर पाता है, किसी पॉइंट तक पहुंचता है, वो अपने विचार पेपर के द्वारा मैगजीन्स में पब्लिश कर देता है। इसी तरह से अभी तक सभी रिसर्चेस शुरू है। तो आइए बेटा जी हम इस पे सब लोग सोचें और अपने विचार को आगे रखें। नमस्ते।